नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ना यूपी ना मोदी, कल की तरह आज भी प्राइम टाइम में चर्चा ईरान पर होने जा रही है। तो नहीं छोड़ सकते। इजराइल धमकी दे रहा था कि ईरान का हाथ है इन हमलों में। अमेरिका ने आशंका जताई थी कि इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान के 5 न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को मारने का आरोप इजराइल पर लग रहा है। इजराइल ने इसका कभी खंडन भी नहीं किया। तो क्या ईरान ने आज न्यूक्लियर रॉड लोड कर कह दिया कि जो करना है कर लीजिए, हम नहीं रुकने वाले? यही नहीं, ईरान ने 6 देशों को तेल के निर्यात पर रोक लगाने की खबर फैल गई अचानक। तभी वहां के मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घोषणा नेशनल काउंसिल ही करेगी। ये ध्यान रख कर रहे हैं। और हमारे पैनलिस्ट आपके स्क्रीन पर दिखेंगे। प्रोफेसर गिरिजेश पंत साहब हैं, सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तरुण विजय साहब दिख रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सांसद भारतीय जनता पार्टी। प्रोफेसर चिंतामणि महापात्र, सेंटर फॉर अमेरिकन स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हैं। सी उदय भास्कर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। मोहम्मद अहमद काजमी साहब हैं, आपने इराक युद्ध को भी रिपोर्ट किया है और आप उस इलाके में काफी जाते रहे रिपोर्टिंग करने के लिए, तो आपसे वहां के हालात के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन हम जरा सा एक नजर डालेंगे। देखिए, इसमें कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताता हूं कि ईरान इराक नहीं है। वो एक बात अपनी जगह सही है। जब हम इराक नहीं है कहते हैं तो उस इराक की बात करते हैं जो 12 साल पाबंदियों में, इकोनॉमिक सैंक्शंस में बहुत बुरी हालत में था जिस वक्त जंग शुरू हुई थी। ईरान ऐसी हालत में नहीं है। ईरान ने अपने यहाँ की जो रेवोल्यूशन थी 79 की, उसके फौरन बाद 8 साल की जंग बर्दाश्त की है इराक की तरफ से। और उसके बाद उसको अच्छा लंबा समय मिला है इस एहसास के साथ कि उसके चारों तरफ दुश्मन है। और ऐसी स्थिति में जो उसने अपना डिफेंस, जो रक्षा के मामले में विकास किया है, वो इस पूरे क्षेत्र में किसी देश में नहीं है। इवन अगर आप कंपेयर करें यूरोप के कुछ ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज और इवन पाकिस्तान और इंडिया तक भी आप जाएं तो इतना डिफरेंट फील्ड्स में, स्पेशली रक्षा के मामले में उसने बड़ा विकास किया है। अभी जो कुछ दिनों पहले अमेरिका के ड्रोन को सेफली नीचे जमीन पर उतार करके, उसके कंप्यूटर को हैक करके नीचे उतार करके ये बता दिया कि हमारे पास ऐसे विशेषज्ञ भी हैं कि ड्रोन को हम सेफली उतार सकते हैं, उसको री इंजीनियरिंग कर सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग। और तो अमेरिका गिड़गिड़ा रहा था कि आप हमें वापस कर दीजिए हमारा ड्रोन। और अभी ताजा खबर यह है कि ईरान ने यह कहा है कि उसके पास इसराइल और अमेरिका के 6 ड्रोन हैं जो उसने गिराए हैं। उसका एग्जीबिशन तेहरान में लगने वाला है। उसका एग्जीबिशन, यानी कि वो अपनी ताकत, वो चुनौती दे रहा है। इसलिए भी वो इराक से कहीं ज्यादा, मतलब वो ये बता रहा है कि हमारे पास दिमाग भी है, हमारे पास विशेषज्ञ हैं और हम खाली बात है। मैं जानना चाहता हूं कि ये इससे ईरान को आंतरिक स्थिति में वो क्या दोनों खुमैनी साहब और अहमदीनेजाद हासिल करना चाहते हैं? देखिए, और इन प्रतिबंधों से कहां तक ईरान टूटेगा और कितना खड़ा रहेगा? ईरान के कुछ एक्सपर्ट्स ने पिछले दिनों बताया था कि इस वक्त जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं वो अहमदीनेजाद के खिलाफ मुल्क के अंदर माहौल बनाने के लिए किए जा रहे हैं। और अब इलेक्शन के वक्त पर अगर सैंक्शंस खुद अहमदीनेजाद अपने फायदे में कोई तरीका निकाल ले तो हो सकता है अहमदीनेजाद को उससे फायदा हो। ये तो इलेक्शन की बात रही। लेकिन इसका एक बेसिक चीज है जो समझने की है, जो आम आदमी शायद हिंदुस्तान में नहीं जानता कि ईरान शिया बहुल मुल्क है। शिया दूसरे मुसलमानों से एक चीज में बिल्कुल अलग हैं। इनके यहाँ जो धर्मगुरु है, जो आयतुल्लाह रैंक का धर्मगुरु है, उसकी तकलीद करते हैं। उसे उर्दू में, फारसी में तकलीद कहते हैं। यानी उनके यहाँ से अगर एक सिंगल लाइनर आ जाए तो उस पर चू चरा नहीं, बहस नहीं, उसको मानना है। इस्लामिक क्रांति की कामयाबी से पहले के कई ऐसे वाकयात हैं जिसकी वजह से ये क्रांति कामयाब हुई। तो आयतुल्लाह खामेनी ने, जो इस वक्त इमाम खुमैनी की जगह हैं, उन्होंने बाकायदा बम बनाने को अन इस्लामिक बताया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी के मारे जाने का कोई भी हथियार बनाना इस्लाम धर्म इजाजत नहीं देता, इसलिए हराम है। तो मेरा तो ये यकीन है कि ईरान कोई एटम बम बनाने नहीं जा रहा है। तरुण विजय साहब, इस संदर्भ पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं इजराइल वाले और शिया सुन्नी वाले ब्रेक के बाद आऊंगा कि जब खुमैनी साहब कह रहे हैं कि ईरान जो है वो परमाणु बम नहीं बनाएगा,
ऐसा करना अन इस्लामिक है, फिर भी आप उसे आतंकवाद और बृहत्तर अशांति के कारणों से जोड़कर देखते हैं। हम आयतुल्लाह खमेनी साहब के इस दलील को पूरी तरह से मानने के लिए तैयार है। उन पे शक करने की कोई वजह नहीं है। हमारे यहाँ भी लद्दाख क्षेत्र में, कारगिल में जो शिया बहुल क्षेत्र है, वहां पे आप जाएंगे अगर, तो आपको हर दुकान और मकान में केवल आयतुल्लाह खमेनी साहब के ही पोस्टर और बड़े बड़े बैनर मिलते हैं। सही बात। तो हमारे यहाँ शिया लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और उन पे अविश्वास करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन इस समय जो अहमदी निजात साहब हैं, वे जिस प्रकार का एक एरोगेंट या एक वन अपमेनशिप का व्यवहार कर रहे हैं, उससे वे अपने देश के लिए एक पूरे विश्व में से एक नकारात्मक भाव ही आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ। और उससे ईरान को कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ। और मैं इस बात से सहमत हूं कि युद्ध की संभावनाएं बहुत कम इसलिए होती हैं क्योंकि न केवल ईरान में मार्च में चुनाव है, बल्कि रूस में भी मार्च में चुनाव है और पुतिन जो है वहां के राष्ट्रपति बनेंगे। और ऐसी स्थिति में पुतिन के लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि वे अमेरिका के खिलाफ एक जोरदार अपना एटीट्यूड दिखाएं, और दिखाते रहे हैं। वे ईरान के समर्थन में चीन और अमेरिका रशिया दोनों खड़े रहे हैं। तो अमेरिका इन दोनों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इस परिस्थिति में ईरान के लिए अपने भविष्य के दृष्टि से भी उचित होगा कि वह थोड़ा प्लेसिड, कूल व्यवहार करे। और ईरान का अभी तक का जो इतिहास रहा है, वह बाकी विश्व में विश्वास ये पैदा नहीं करता है कि आतंकवाद के खिलाफ है। जितनी जो गुरिल्ला या एक जिसको कहते हैं कि आत्मघाती दस्ते रहे हैं, बम फोड़ने के दस्ते रहे हैं, और पूरी दुनिया में यहूदी, ईसाई और हिंदू ये ईरान के अयतुल्लाहों के निशाने पर रहे हैं। उनके घोषित है कि ये कौमें उनकी दुश्मन है। तो इस दृष्टि को भी नजरअंदाज नहीं किया नहीं करेंगे सर। हम मानते हैं कि हिंदुस्तान को ईरान के साथ अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपने हित होना चाहिए। ठीक है। और उस हित की कसौटी पर ही हमें अपना छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे तो आपके छोड़े हुए इस सवाल को, चाहे जिस भी तरह से है, उस पर जरूर हम बात करेंगे। अभी बीच में कुछ हुआ था कि मायावती जी अचानक आशीर्वाद देती हुई प्रकट हो गई थी, तो हम ईरान के मसले पर आशीर्वाद नहीं दे रही थी। कोई टेक्नोलॉजिकल एरर होता है, कई बार आगे पीछे तस्वीरें हिल जाती हैं, जो अभी आपने देखा। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, हम इस चर्चा पर आगे और सवालों के साथ बात करेंगे। हम ब्रेक से लौट आए हैं। प्रोफेसर महापात्रा, हम ये जानना चाहते हैं कि एक जो सवाल किसी के भी जहन में उठ रहा होगा कि सब कुछ ठीक ठाक है, ईरान जो इस तरह से आमादा क्यों है कि वो परमाणु बम बनाना चाहता है। और एक दूसरी बात यह है कि बाकी जो देशों में जो प्रतिबंध की राजनीति, वो हमने भी देखा, एक आध साल वो कुछ होते रहे, एक आध सरकार वो राजनीतिक विरोध हुआ, लेकिन सब बाद में वो प्रतिबंध लगते रहे, होता कुछ नहीं उन प्रतिबंधों की राजनीति से। जिसको बम बनाना होता है वो बना लेता है, जो बना लेता है वो उसमें शामिल हो जाता है कि बाकी सब नहीं बनाएंगे, हम लोग बना लिए हैं। तो इसमें ये वो इतना आमदा क्यों है? वो एक तो है कि परमाणु शक्ति एक ऐसी शक्ति है, अगर कोई देश के पास ये क्षमता है तो वो पक्का करेगा। मगर अभी अगर ईरान नहीं बनाएगा, हो सकता है कि सरकार बदल जाए, हो सकता है कि अभी खमेनी साहब ने जो बोला है और कोई आके और कुछ बोलेगा कि ये ऑफेंसिव वेपन नहीं है, ये डिफेंसिव वेपन है, इसलिए इस्लाम को बचाने के लिए जरूरी है। तो अगर हम सोचेंगे कि ईरान क्यों सोच रहा है कि उसके लिए बॉम्ब अच्छा है, अगर मैं अपने आप को तेहरान पे रख के देखूं तो मैं देखता हूं कि जब नॉर्थ कोरिया बॉम्ब बना लिया, एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया, फिर अमेरिका नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कोई भी मिलिट्री एक्शन लेने की बात ही नहीं कर रहा है। अच्छा, लीबिया में जिस तरह से हमला हुआ और जिस तरह से गद्दाफी का मर्डर हुआ, ये भी एक चेतावनी है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने का कैपेबिलिटी है तो मिलिट्री इंटरवेंशन करना बहुत मुश्किल होगा। तो और ईरान ये भी सोच सकता है कि एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, ओल्ड सिविलाइजेशन है, काफी नॉलेजेबल एलिट है उधर, उनके पास न्यूक्लियर साइंटिस्ट बहुत भरे हुए हैं और उनके पास एक इम्पोर्टेंट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज भी है। तो वो क्यों बम नहीं बनाएगा? एक प्रेस्टीज की वजह से। और देखेंगे चारों तरफ, इस तरफ अमेरिका, उस तरफ रसिया, इस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ इंडिया, ईरान के चारों तरफ सारे बम वाले कंट्री हैं। तो इसलिए अगर मैं तेहरान में रह के एक रियलिस्टिक पॉइंट में देखूं
कोई इस्लाम की तरफ से नहीं देखूं या कुरान सपोर्ट करता है नहीं करता है, तो कोई भी बोल सकता है बाइबल भी सपोर्ट नहीं करता, भगवत गीता सपोर्ट नहीं करता, वो तो अलग बात है। मगर रियलिस्टिकली एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे, और मैं एक मिलिट्री एडवाइजर हूं, तो मैं तो बोलूंगा कि शायद ईरान के पास भी एक कैपेबिलिटी होना चाहिए। काश्मीर मैं पिछले 20-22 वर्षों में अधिकतर देशों में जाता रहा हूं, और ख़ास तौर पे मैंने इराक को बहुत नज़दीक से देखा है, जहां एक सुन्नी हुकूमत थी, और ईरान को बहुत नज़दीक से देखा, सऊदी अरब को देखा है। आम तौर पर जब से ईरान में इस्लामी क्रांति कामयाब हुई, उसके बाद अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने सुन्नी शिया के डिवीजन पर ज्यादा बातचीत की। बिल्कुल इसी तरह से जैसे इराक में सद्दाम के जमाने तक भी कभी सुन्नी शिया डिफरेंसेस नहीं थे, जैसे ही वहां पर अमेरिकन आए, उन्होंने हर जगह ये बताना शुरू कर दिया कि किस शहर में सुन्नी ज्यादा है, किस में शिया ज्यादा है, और सुन्नियों ने शियों पर हमला कर दिया, शियों ने। तो ये पश्चिमी देशों ने कोशिश की, और बिल्कुल इसी एंगल से ईरान के खिलाफ बाकायदा सऊदी अरब और जीसीसी सारे कंट्रीज को ये समझाया गया कि ईरान एक उभरती हुई ताकत है, ये एटम बम बना सकता है, और इससे बचने के लिए आप लोगों को इकट्ठे हो जाना चाहिए, हमसे हथियार लो, और आप देखो इसराइल के खिलाफ भी कोई बात ना करना, इसराइल से भी चुपचाप रिलेशंस ऐसे बना लो ताकि अगर ईरान आप पर हमला करे तो इसराइल आपकी जान बचा सके। तो इसी लाइन पर सुन्नी शिया डिवीजन की बात कही है। इराक वार में मैं खुद वहां पर था, मेरी मालूमात के अनुसार वहां लगभग 40% शादियां सुन्नी शियों के बीच में होती रही हैं, लेकिन जैसे ही अमेरिकन वहां पर आए, सुन्नी शिया का डिवीजन बढ़ा, और हमेशा हमले एक तरफ से हुए, अल-कायदा इन इराक और दूसरे इस किस्म के ग्रुप जो सऊदी अरब से फंडेड या सपोर्टेड बताए जाते हैं। कभी शिया कोई ऐसा ग्रुप नहीं आया जिसने बाकायदा सुन्नियों के किसी महल्ले पर कोई हमला किया हो। तो जहां तक जहां तक आतंकवाद का ताल्लुक, मुस्कुरा रहे हैं जहां तक आतंकवाद का ताल्लुक है, आज तक अभी तक कहीं कोई शिया आतंकवादी हमले में या कोई ईरानी आतंकवादी हमले में शिया कहीं कोई कल प्रोफेसर रहमान ईरान पे भरोसा नहीं कर। आपने ईरान इराक वार की बात कही। 1979 में इस्लामी क्रांति की कामयाबी के बाद इराक ने, सद्दाम हुसैन ने अमेरिका के कहने पर वार शुरू की, और वो तमाम देश, अरब देश भी और पश्चिमी देश भी इराक को सपोर्ट करते रहे। वो शिया सुन्नी वार नहीं थी, बल्कि सद्दाम भी ये करता था कि बहुत से शिया सिपाहियों को ईरान के शिया सिपाहियों के खिलाफ भेजता था। तो ये शिया सुन्नी झगड़ा नहीं था, ये सिर्फ ईरान अपने हाथ से निकलने के नतीजे में अमेरिका की उकसाई हुई जंग थी। मैं इसराइल के बारे में एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि इसराइल को इसलिए भी जल्दी है ईरान के खिलाफ जंग शुरू कराने की, अमेरिका पर दबाव डाल रहा है, क्योंकि जो पिछले 1-1.5 वर्ष में उस पूरे क्षेत्र में, अरब देशों में और उत्तरी अफ्रीका के देशों में जो तब्दीली आई है, जिसमें हुस्नी मुबारक गए हैं, ज़ैनुल आबिदीन गए हैं तुनीशिया के, कज़ाफी गए हैं, ये सब अमेरिका के अच्छे नजदीकी शासक थे, और उनके जाने से अमेरिका और इसराइल दोनों अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। उसके सपोर्ट में मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। मिस्र में पिछले साल फरवरी से अब तक लगभग 6-7 बार उस गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया जो मिस्र से इसराइल को गैस सप्लाई करती थी। यानी वहां की जनता इसराइल से रिलेशंस के खिलाफ है। वहां इस्राएली दूतावास पर हमला हुआ, और वहां आज भी, अभी 2 दिन पहले ही वहां के एक बड़े धर्म गुरु ने यह कहा है कि जो अमेरिका की सहायता हमें मिलती है, उतनी सहायता कुछ बिलियन डॉलर मैं एक रात में इकट्ठी कर सकता हूं, इसलिए हमें अमेरिका पर भरोसा या उस पर उसकी सहायता पर हमें चलने की जरूरत नहीं है। तो इस किस्म की जॉर्डन में भी पब्लिक की तरफ से कई बार ऐसे प्रदर्शन हुए हैं जिसमें इसराइल के साथ जो शांति समझौता है जॉर्डन का, उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो तब्दीली है, इससे परेशान है कि ये जो इनके मित्र देश थे, जो मित्र सरकारें थी, वो गिरती जा रही हैं, इससे उनमें कमजोरी आ रही है। इस कमजोरी की ही वजह से वो ईरान पर जल्दी हमला कराना चाहते हैं। शायद उन्हें ये लगता है कि कुछ और देशों में भी इस्लामी क्रांति का असर बढ़ेगा।